चलो देखो, इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन। मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस में भी बोलते क्या रहते हैं, इंसुलिन प्रो हार्मोन के तौर पर बनती है पहले, उसके बाद में फिर क्या होता है, लाइक अ प्रो एंजाइम, जिस तरीके से प्रो एंजाइम रहती है ना इनएक्टिव, उस फॉर्म में बनती है। कौन सा चलेगा वो स्टार्टिंग इन मैमल्स कहाँ पर है देखो, हाँ बिल्कुल हमारे पढ़ लिया ना। हाँ, इन मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन, हम हमारे अंदर भी इंसुलिन कैसी बनती है, इस सिंथेसाइज एज अ प्रो हार्मोन के तौर पर, है ना, प्रो हार्मोन यानी एक इनएक्टिव हार्मोन है रहेगा, कोई चीज़ उसको एक्टिवेट करेंगे, वो कौन सी चीज़ है उससे लेना देना नहीं है, बस वो बाद में जाकर एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। चलो, लाइक अ प्रो एंजाइम, जिस तरीके से एक प्रो एंजाइम होती है ना, इनएक्टिव एंजाइम होती है, उस तरीके से द प्रो हार्मोन ऑल्सो नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम्स प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम्स अ फुल्ली मेच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस होंगे जिसके बाद में वो एक्टिवेट हो, पहले हो जाएगा कि नहीं, यानी इंसुलिन डायरेक्टली जब बनती है, जब कुछ काम के लिए, कोई काम के लिए जैसे प्रो हार्मोन है वैसे इंसुलिन रहेंगे पहले, मतलब नहीं, इंसुलिन एक प्रो हार्मोन है जैसा कि प्रो एंजाइम्स रहती है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, प्रो नहीं है, जैसे देखो एंजाइम भी प्रोटीन है, हार्मोन भी प्रोटीन है, जैसे कि तुम्हारी एंजाइम नहीं रहती क्या, प्रो एंजाइम्स कभी पहले एक्टिवेट नहीं है, कोई चीज़ उसको एक्टिवेट करती फिर वो काम करती है। हाँ, जैसे पेप्सिनोजन तुम्हारे इसमें पेट में HCl आता है, उसको एक्टिवेट करता है, फिर जाकर एक्टिवेट होती है, इस तरीके से। तो कोई ना कोई चीज़, इंसुलिन एक वो प्रो हार्मोन है। हाँ, इंसुलिन एक इनएक्टिव हार्मोन है, वो कुछ काम नहीं करता जब बनता, हाँ, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होंगी, उसके बाद में वो एक्टिव होगा, फिर वो इंसुलिन के तौर पे काम करेगा, ठीक है। इतनी बात, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तुमको इतना समझ लेना है कि जब इंसुलिन बनती, यानी इंसानों के अंदर किस फॉर्म में बनती, पूछा तुम्हारे को, क्या बोलेंगे, एक्टिव फॉर्म में नहीं, प्रो हार्मोन की फॉर्म में, बस उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर वो एक्टिवेट होगा। विच कंटेंस, हाँ देखो, प्रो हार्मोन क्या रहता है, बोलते हैं ऑल्सो नीड टू प्रोसेस बिफोर इट बिकम्स फुल्ली मैच्योर करने के लिए, फंक्शनल बनाने के लिए उसके ऊपर प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाकर एक्टिवेट होगा, ठीक है। विच कंटेंस एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच, अब वो क्यों है, बोलो वो क्यों प्रो हार्मोन है, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रैंड है, सी है ना, एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसका नाम है सी। कैसा क्या, देखो अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट आते तो बन भी सकते हैं, तुम कर लेंगे, ठीक है। नहीं देखो, वो पूछेंगे तुम्हारे को कि भाई इंसुलिन प्रो हार्मोन की फॉर्म में रहता क्यों, क्योंकि उसके अंदर सी रहता, सही बात, देख लेंगे। चलो पहले सुनो, इधर सुनो पहले। विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड। अब वो तुमको बोलेगा कि ह्यूमन के अंदर इंसुलिन प्रो हार्मोन की फॉर्म में बनती है बिकॉज इट कंटेन सी, पॉलीपेप्टाइड सी, सही बात है, इसीलिए तो वो रहती ना, इसीलिए तो इनएक्टिव फॉर्म है ना, बिल्कुल। चलो, दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन में ये नहीं रहता, इसका मतलब इसी की वजह से तो इंसुलिन क्या है, इमेच्योर है ना। एंड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन, और ये क्या होती है, मैचुरेशन के दौरान निकाली जाती है इनटू इंसुलिन। जब वो रिमूव ड्यूरिंग मैचुरेशन इनटू, यानी जब इंसुलिन बनाई जाती है ना, उस दौरान ये निकाल ली जाती है, सिंपल इतनी बात। द मेन चैलेंज, तो यह होता है, समझ में आ गई बात, तो मेन चैलेंज समझ में आ रहा है तुम्हारे को, अपन ने क्या बोले थे कि अगर पूरा स्ट्रैंड तोड़ेंगे अपन, पूरा वो जो इंसुलिन बनाने वाला स्ट्रैंड है वो तोड़ेंगे और एज इट इज़ डाल देंगे, तो उससे एज इट इज़ पूरा का पूरा प्रो इंसुलिन बनकर आएंगे, लेकिन वो कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर उसको एक्टिवेट करने का कोई मैकेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसके काम किस नहीं हो, वो तुमको प्रोटीन के जैसी प्रोटीन बना के दे देगा, जो कि क्या होंगी, तुम्हारी प्रो हार्मोन इंसुलिन होगी, प्रो इंसुलिन होगी, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है, तो तुम्हारी बॉडी में जाने के बाद कोई काम करेंगे नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम प्रो डाल देंगे और एक्टिवेट हो जाएंगी बॉडी में, नहीं, जो बॉडी बनाएंगी उसी को एक्टिवेट करेंगी। बॉडी अगर खुद बनाएंगी तो खुद एक्टिवेट भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी तुम्हारी बात कि दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन एज इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। ये बात समझ में आती है ना। तो अपन ने क्या बोले थे, चैलेंज यही था, क्योंकि पूरे अपन नहीं बना पा रहे थे अपने को, इसलिए दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग बनाना है, उसके बाद में डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ देना है, ठीक है। तो दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन। The main challenge for production of insulin using rDNA technology was getting insulin assembled. क्या था मेन चैलेंज, कि assemble करना उसको, है ना, जोड़ना। Getting insulin assembled into a mature form, उसको जोड़ना नहीं, उसको mature form में लाना। मेन चैलेंज है ये, तो बना लिया अपने, लेकिन मेन चैलेंज, हाँ मेन चैलेंज है तो उसको एक्टिवेट करना। तो बोले देखो तुमको असेंबल देंगे, अब तुम सोचेंगे साला असेंबल तो अपन कर ले रहे थे, मेन चैलेंज क्या होगा,
लेकिन लाइन ये पूछ ली जाती है, पूछी हुई लाइन है। देखो क्या बोला, देखो जैसे अपन क्या पढ़ने वाले, एली लिली ने असेंबल ही करके दिखाया उसको, लेकिन लाइन क्या दी थी, द सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट, हो गया। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएन टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म। मेजर फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं बोलेंगे वो, क्या बोलेंगे वो, असेंबल। अब अपन बैठ के दिमाग चलाएंगे, अरे साला एली लिली कंपनी ने तो असेंबल कर ली थी आसानी से, तो असेंबल करना का मेन चैलेंज होगा कर, लेकिन एक्चुअल में मेन चैलेंज में वही चाहिए। इसका मतलब असेंबल बोले तो क्या बोल रहा हूँ, असेंबल बोले तो उसको एक्टिवेट करना बोल रहा मैच्योर करना, हूँ, मैच्योर करना, हाँ बिल्कुल। एली लिली ने मैच्योर करना सीखा है, एली लिली ने मैच्योर करना नहीं सिखाया, एली लिली ने ए बी को जोड़ दिया, अलग अलग बना के जब जोड़ दिया खुद ब खुद मैच्योर हो गई वो, क्योंकि मैच्योर थी, इमेच्योर किसकी वजह से थी, सी की वजह से, सी काट के फेंक दो मैच्योर हो गई, ऐसा। मतलब बैक्टीरिया में से निकाले उसको एक्सट्रैक्ट करे, सी निकाल के फेंक दे, सी निकाल के फेंकने की ज़रूरत नहीं, सी बनाए ही नहीं तुम, समझे। अगर तुम सी बना लेंगे तो फिर निकाल के फेंकने की अपनी औकात नहीं है, समझ मेरी बात। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग बनाना, डाइसल्फाइड लिंकेज से बना जोड़ दिए, खत्म। से एक हाँ बिल्कुल, जोड़ना इसका मेन चैलेंज था एली लिली। बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलो तो क्या था, देखो द सी पेप्टाइड इज नॉट, हो गया। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म। एली लिली in 1983, Eli Lilly company, an American company, prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced in a plasmid. उसको क्या में डाल लिया उसने, प्लाज्मिड में, of E. coli to produce insulin chains. उसके बाद में A and B were produced separately, ये और भी अलग अलग बनाए गए। हाँ वो अभी जो बोले तो अलग अलग बैक्टीरिया। अब तुमको क्या क्वेश्चन आ सकता है, तुमको पूछ सकता है कि किसके अंदर बना है, ई कोलाई में। किससे बनाया, एली लिली कंपनी, कहाँ की कंपनी थी, अमेरिकन, जर्मन बोल सकता है कंफ्यूज करने के लिए, अमेरिकन कंपनी है, ईयर 1983। मतलब वही ना, एक बैक्टीरिया में ये डाले, एक में डाले, दोनों अलग अलग एक्सट्रैक्ट करो, डाइसल्फाइड से जोड़ दो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जो अगर वो पूछेगा मेन चैलेंज क्या बोलेंगे तुम, गेटिंग असेंबल, हाँ असेंबल करना, ऐसा बोल सकते हैं कि जोड़ने में ही, दो चेन तो तुमने बना लिया, चलो तुमने सोच, हाँ तुमने सोच लिया कि भाई चलो आसानी से अपन ऐसा बना के जोड़ लेंगे, दोनों का अलग अलग बना दो, लेकिन जोड़ तो तुमको आ रहा ही नहीं, असेंबल करते नहीं आ रहा, दोनों को डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ते तुमको आ रहा नहीं, वो काम किसने करके दिखा दिया, एली लिली, समझे। ऐसा भी समझ सकते हैं। एक तो देखो ये बोल सकते कि तुमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसा करना, एली लिली ने दोनों स्टैंड अलग अलग करके जोड़ के दिखा दिया, या फिर तुम बोल सकते हो तुम्हारे भी दिमाग में आया था क्या रे, काम करेंगे दोनों ए और बी को अलग अलग बना लेंगे, लेकिन जोड़ दे नहीं आ रहा फिर तुम्हारे को, ऐसा ये एली लिली कंपनी ने जोड़ के दिखाया, ठीक है। तो देखो मेन चैलेंज क्या है फिर, ये हाँ ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ, हाँ क्या है वो, हाँ इंसुलिन एंड रिमूव ड्यूरिंग, गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू व्हाट, इनटू मैच्योर फॉर्म, इनटू अ मैच्योर फॉर्म में असेंबल करना, वो बहुत मुश्किल जा रहा था मानो, ठीक है। वो किसने कराया, इन 1988, कब साल बोलो, 1988, सॉरी 1983, 1988 नहीं 1983, एली लिली कंपनी, बिल्कुल। ज़्यादा तुम ईयर के ऊपर रहते होते हो, अगर याद नहीं रहा तो फिर क्या करने वाले, उससे हंसने अच्छा कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा मेहनत करो, या तो थोड़ा कम ही मेहनत करो, लास्ट में एक आध मरतबा ईयर एक साथ पढ़ के चले गए, थोड़ा बहुत देख के चले गए, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो फिर नहीं आता तो छोड़ने का, फिर क्या कर सकते है ना। एक आध क्वेश्चन के वास्ते जानबूझ के 5 मार्क कमाने की जरूरत है क्या, नहीं। हाँ याद रहेगा तुमको पक्का, श्योर शॉट तो याद करो, सॉल्व करो, इसके ज़रूरी नहीं है देखो कि नहीं पूरा पेपर ईयर का ही पूछ लेना, तुम्हारे को आएगा तो कितना सवाल आएगा, एक सवाल ईयर का, एक सवाल साइंटिस्ट का, एक सवाल डायग्राम है, समझ लो बस, इससे ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि तुम्हारा पूरा नियर ईयर से ही पूछने का, ईयर के एग्जाम की हिस्ट्री है क्या अपना, नहीं ना, ठीक। तो बहुत कम चांसेस है, ईयर भी ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट ईयर, जैसे मेंडल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है कोई, जो बहुत बड़ी इवेंट हुई है वहाँ पर, तो वो ईयर्स यार अभी एली लिली कंपनी का, चल हो सकता है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्टों के बारे में जो ईयर दिए थे ना जनरली, वो अब पैदा हुए, जब पैदा हुए, तो वो थोड़ा कम पूछे। तो ऐसा जो काम, बहुत बड़ा काम होता है ना एक हिसाब से, कि तुमने इंसुलिन बना लिए 1983 के अंदर, हाँ वो चलो सुनो, तो कंपनी दोनों को अलग अलग बनाए, उसको जोड़ दिए, ठीक है। अब जोड़ना कैसा है देखो, इक्वलाई में बनाए थे, चेन ए एंड बी वर इंट्रोड्यूस सेपरेटली, चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये पूछता तुमको कि कौन सा बॉन्ड बना के जोड़े थे, तो तुमको पूरे सारे जो पॉइंट जो पूछने वाले, जो तुम्हारे सवाल है, वो सारे तुम्हारे यहाँ पर हो जा रहे कवर, ठीक है। टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन बन गए, सेपरेट बनाएंगे, बिल्कुल। चलो अब जीन थेरेपी पे आ गए तुम। जीन थेरेपी देखो, यहाँ जीन थेरेपी का कॉन्सेप्ट क्या है कि
एक बीमारी रहती है जिसको बोलते हैं एडीए डिफिशियंसी। क्या बोलते हैं उसको? एडीए डिफिशियंसी। क्या बोलते हैं उसको? एडीए डिफिशियंसी, एडिनोसिन डीअमाइनेज डिफिशियंसी। एडिनोसिन डीअमाइनेज अमाइनेज डिफिशियंसी, एडिनोसिन डीअमाइनेज डिफिशियंसी। कहाँ है? देखो, एडीए, एडिनोसिन डीअमाइनेज डिफिशियंसी। अब डीअमाइनेज करके तुमको कैसे फील आ रहा है इसका? एक एंजाइम है ना, एज आ गया, इसका मतलब क्या है? डीएनएज, आरएनएज, व्हाट इज दिस? एंजाइम। तो हाँ, एक क्या है देखो, द फर्स्ट क्लिनिकल थेरेपी गिवन टू द 4-year-old with adenosine deaminase deficiency. This enzyme is crucial for immune system to function. ये एंजाइम है, दिस इज नॉट अ हार्मोन, दिस इज नॉट अ प्रोटीन, दिस इज एंजाइम। तो पहले तो ये पूछ लेंगे तुमको, एडिनोसिन डीअमाइनेज, तो उसके नाम में ही है ना, ज़्यादा क्या घूमने का जरूरत है? एज दिख गया तो खत्म, एंजाइम है। तो देखो क्या होता है एक्चुअल में कि ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहती है किस लिए? तुम्हारे इम्यून सिस्टम के फंक्शन करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। अगर ये नहीं होगा तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम एकदम वीक। ऐसा मानो तुम्हारे पास में आर्मिश नहीं है, अब कोई मुल्क है उसके ऊपर आर्मिश नहीं है, अपन जाकर जो 2-4 चैप्टर मार गया, कोई भी मार देंगे उसको, तो फिर कोई भी ख़त्म कर देंगे कि नहीं कर देंगे? हर छोटे से छोटा इंसान उसको आंख दिखा सकता है। तो ऐसी बात है कि अगर तुम्हारे पास में इम्यून सिस्टम ही नहीं है, तुम्हारे पास आर्मी ही नहीं है, तो फिर कोई भी मुल्क क्या करेगा? तुम तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन, कोई भी वायरस क्या करेगा? तुम्हारे को जाकर डिजीज कॉज करेंगे। तुम तो उनके लिए खजाना है ना, फिर अरे भाई चलो फ्री वर्ड का माल है, लूटो, ऐसा काम। तो वही होता है यहाँ पर भी कि वो बच्चे इतने नाजुक रहते, इतने नाजुक, उनको बाहर भी नहीं निकाल सकते, बाहर की हवा भी नहीं दिखा सकते हैं। उनको बाकायदा एक पैक रूम में रखना पड़ता, उसमें जैसे वो रखते ना आईसीयू में वगैरह, जो बहुत छोटा बच्चा रहता है, नॉर्मल बच्चा होता, तो उसको जैसा रखते ना उस तरीके से रखना पड़ता है। बहुत पूरा ऐसा कांच के इसके अंदर बहुत अलग काम रहता है वो बच्चों को, इसका हाँ बिल्कुल उसमें मशीन में रखना पड़ता है, ऐसा सोचो तुम, ठीक है। चलो, क्योंकि उनको उतनी वो बात कर ही नहीं सकते, उतनी लाइबल नहीं रहती कि अगर बाहर निकले वो क्या पैथोजन, तो एयरबॉर्न पैथोजन है, क्या करेंगे? कोई किसी ने भी पकड़ लिया उनको तो मर सकता है, क्योंकि उनके पास में उतनी ताकत ही नहीं, इतने कमज़ोर है, ठीक है। तो इफ़ अ पर्सन इज बॉर्न विथ अ हेरिडेटरी डिजीज, अगर कोई पर्सन है बोलते उसको हेरिडेटरी डिजीज, क्रोमोसोमल नहीं, हेरिडेटरी, कोई जीन बोल रहे हैं, कोई जीन डिफेक्ट हो गया, क्या हो गया? कोई जीन डिफेक्ट हो गया, तो कुछ जीन्स को अपन क्योर कर सकते हैं। हेरिडिटी है नहीं, उसके जीन में माँ बाप से आ गए, बिल्कुल बोल सकते हैं, माँ बाप से आ गए, माँ बाप से विरासती मिली, यानी पेरेंट्स से मिली। हेरिडिटी का मतलब विरासत, विरासत कहाँ मिलती है? क्रोमोसोमल है वो भी पेरेंट्स से मिलती है, वो नहीं मिलती है। हाँ, वो भी पेरेंट्स से मिलती है ना। क्रोमोसोमल हो चाहे कोई भी हो, दो तरीके की रहती है ना, एक रहती है जीन वाली, तो जिसमें कोई जीन इफेक्ट होती है, एक जिसमें क्रोमोसोम ही अलग हो जाता है, पूरा क्रोमोसोम ही बदल जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। वो भी माँ बाप से मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल, फिर नहीं तो बाद में थोड़ी होता है, आपसे मिलने तो बोलते जब गैमेट्स बन रहे उस दौरान कोई अगर एबनॉर्मेलिटी आ गई तो बिल्कुल सारे जेनेटिक डिसऑर्डर, इसीलिए तो बोलते हैं ना, जेनेटिक बोले तो क्या होंगे, बाद में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता कहाँ, कोई हो सकता? सारे हाँ, सारे पैदाइशी डिसऑर्डर है जितने ही बोले सारे इसमें, हाँ पैदाइश, हाँ बिल्कुल, गैमेट्स पर ही डिपेंड करेंगे, जिस गैमेट से फ्यूजन होकर बने उसी पर डिपेंड करेंगे ना, वो बाद में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता रहेगा, समझे? हाँ, कैंसर है तो कैंसर इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर, कैंसर बाद में डीएनए में चेंज होने से होता, लेकिन वो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, वो ट्रांसफर नहीं होता ना एक जनरेशन से डेस्टिनेशन में, ठीक है। चलो इन अ पर्सन इज बॉर्न, इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद हेरिडेटरी डिजीज, अगर कोई पर्सन को माँ बाप से कोई डिजीज मिले, विरासत में कोई डिजीज मिले, कैन अ करेक्टिव जीन थेरेपी बी टेकन फॉर सच डिजीज, क्या कोई हम कोई ऐसी जीन थेरेपी निकाल सकते हैं जिसके जरिए वो सही हो? तो बिल्कुल निकाल सकते, ठीक है। जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस, जीन थेरेपी क्या बोलते हैं? इज एन अटेम्प्ट, एक कोशिश है, टू डू दिस, ये करने के लिए। जैसे पूछे ना, चलो किसी का बच्चा है, अब उसको पैदाइशी कोई डिजीज है खतरनाक, मान लो सिकल सेल एनीमिया, तो अपन सोच के वो माँ बाप एकदम उम्मीद हार गए, नहीं यार अब बस क्या अपना कोई काम का नहीं बचा, ऐसा नहीं बोल रहा, उसकी क्योर हो सकती है, उसकी इलाज हो सकती है, समझे बात? जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट, जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस, ठीक है। जीन थेरेपी क्या है? कोशिश है इसको करने की। जीन थेरेपी इज अ collection of method that allows correction of a gene defects that has been diagnosed in a child embryo. समझ में आई बात? देखो हाँ, जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स, एक मेथड नहीं है बोलते कोई कि भाई एक मेथड है जीन थेरेपी कोई नाम की, नहीं, जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट
दैट हैज़ बीन डायग्नोज इन अ चाइल्ड एम्ब्रियो। क्या बोला जो सबसे पहले, जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड, पहले बात होगी, तुमको बोलेंगे जीन थेरेपी इज ओनली वन मेथड, नहीं, जीन थेरेपी एक कलेक्शन ऑफ मेथड है, कई सारी मेथड, कई सारी प्रोसेस मिलकर कहलाती है। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंट एक स्टेप प्रोसेस है, कितने सारे स्टेप, ऐसे जीन थेरेपी में कई सारे स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन, जिसके अंदर क्या करते हैं वो, जीन को करेक्ट करते हैं, जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोज इन अ चाइल्ड एम्ब्रियो, जो चाइल्ड के एम्ब्रियो के टाइम पर ही हमको मालूम है। क्या बोले, बाद में आके अपन लिख जा रहे डाउन सिंड्रोम को पेशेंट सिकल हमारे बच्चे को अच्छा करो, ऐसा तो फिर सभी अच्छे हो जाते थे। जीन थेरेपी बाद में नहीं हो सकती, चाइल्ड मतलब चाइल्ड के ज़माने में, हाँ, यानी एमनियोसेंटोसिस करके निकाल देना हाँ। उस टाइम पर, उतने जल्दी जल्दी कर दी तुमने शुरू में, तो तब हो सकती हो, एड्स भी ऐसा बच्चे का निकाल सकते हैं, हाँ हो सकता है। लेकिन देखो एड्स का कैसा है, लेकिन एड्स का तुम ये बोल सकते कि एड्स में तो सेल अफेक्ट होते हैं ना, जीन थोड़ी अफेक्ट होती है, डीएनए थोड़ी अफेक्ट होता है एड्स के अंदर, हाँ, तो इसलिए तुम, हाँ, उसको तुमने करेक्ट कर लिया, जो एड्स के जो सेल है वो मार दिया, वो अलग बात है, इम्यून सिस्टम में लॉस हो जा रहा है, हाँ, इम्यून सिस्टम, लेकिन इसमें जीन अफेक्ट हो जाए, जीन खराब हो रही है, इसमें कोई पैथोजन नहीं है, इसमें कोई पैथोजन नहीं है, इसमें तुम्हारी जीन अल्टर्ड हो गई, कुछ कट गया, इससे डिलीशन होता है। जैसे एक सेगमेंट है ATGC, उसमें से T और G हट गए, T और G हट गए, तो मैंने बोला था ना, एक भी बेस पर हट जाएगा तो खतरनाक डिसीज हो सकती है। कुछ डिसीज क्या अपन चाहकर भी अच्छे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि भाई ये जीन थेरेपी का मतलब ये नहीं हर किसी के लिए अवेलेबल है, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं। कुछ डिसीज हम क्योर कर सकते हैं। चलो, तो ये एमनियोसेंटेसिस करेंगे, हाँ, एमनियोसेंटेसिस कर लिए, तुमको मालूम पड़ गया कि भाई क्या है, एम्ब्रियो के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर है, कुछ ना कुछ डिसीज है, फिर क्या करो तुम, फिर उसको उस टाइम पर इलाज कर सकते हो। तुम बोलेंगे बाद में, होने के बाद में, हाँ, या तो ऑपरेशन कर लो, अभी खतरनाक डिसीज है जैसे डाउन सिंड्रोम है, या फिर कौन सा डिसीज आते हैं, ये भी एकदम अलग ही चेक करेगी, अब नॉर्मल है पूरी तरीके से, तो या तो ऑपरेशन है, इसको तुम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। तो फिर तो एक सेकंड, हर मदर को करना पड़ेगा फिर, तो अब वो क्या बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, लेकिन उससे कम नुकसान है। एमनियोसेंटेसिस देखो, 90 ऐसा तो 90% बच्चे के ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग गलत चल रहा है, खत्म हो गया ऊपर वाले के पास माल, ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन उसके नुकसान ज़्यादा है, उसके फ़ायदे कम हो रहे थे, नुकसान ज़्यादा हो रहे थे। लेकिन अपन जो ऊपर वाला इतने बेहतरीन तरीके से अपना शाहकार बना के भेज रहा, अपन फीमेल फेटिसाइड करके क्या करे थे, उसको बर्बाद कर देते। अपना आगे का मारना अपन ने बनाया गया, चाहे बेटा हो बेटी हो, अपना आगे का मारना नहीं, तो अल्लाह ने बनाया ना, फिर अपन कौन होते मारने वाले, उसकी मखलूक को भी पेट के अंदर मार दे रहे, तो अपने को किसने हक दे दिया कि किसी की जान ले ले, वो तो कत्ल ही हो गया ना एक हिसाब से। फिर तो वो बैन है, ये जो अगर होगा भी, चलो मान लो कोई अगर जेनेटिक डिसऑर्डर आ भी गया तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या नुकसान होगा, किसी कत्ल की इतना बड़ा तो गुनाह नहीं होगा, तो ज़िंदगी भर भी तुम्हारी जीना हराम कर देगा, तुमको उसकी खिदमत करना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा क्या होगा। तो इसलिए सोचकर वो बैन किया गया, बहुत अच्छा किया गया, क्योंकि ये लोग तो अभी भी नहीं सुधरे। अपने इंडिया के कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई अभी भी वो चाहे पढ़े लिखे हो चाहे जाहिल हो, सभी उसमें इन्वॉल्व है, कोई भी कम्युनिटी हो, है ना। तो अपने इस्लाम में क्या बोले, नहीं, लेकिन नबी फरमाते क्या, जब लड़की पैदा होती है तो अल्लाह खुद मदद के लिए बंदे क्या पड़ा करे, फिर ऐसा तो वो तो गलत ही बात है, बहुत खतरनाक। चलो, तो हियर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सनल सेल्स, हो गया। अब तुमको समझ में आया कब चेक कर सकते हैं बोले अपन, जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोज इन अ चाइल्ड एम्ब्रियो के अंदर। 3 पॉइंट है, देखो 3 पॉइंट अच्छे से याद रखना, तुम्हारा डेफिनेशन कैसे भी पूछ सकता, 3 है। सबसे पहली चीज़ कलेक्शन ऑफ मेथड्स है, कई सारे मेथड का एक मेथड है। दूसरी चीज़ करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट होता है इसके अंदर। जीन थेरेपी में क्या करते क्या, कोई जीन में डिफेक्ट है उसको करेक्ट करते हैं, और कब कर सकते हैं, जो डायग्नोज हो गई, जो मालूम पड़ गई हमको एम्ब्रियो साइड टेम्पल, है ना, चाइल्ड के अंदर, या फिर यानी जब बहुत छोटा बच्चा है, बड़ा होने के बाद तुम बोल रहा है 17 साल का बच्चा कि हमारे जीन डिफेक्ट कर दो, तो ट्रिलियंस ऑफ सेल बन गए उसमें, कहाँ से जीन डिफेक्ट कर लेंगे उसमें, है ना। तो तब नहीं कर सकते। अभी हाँ, जो बहुत छोटा बच्चा एकदम न्यू बॉर्न है, तो उसमें भी, अब उसमें इतना पक्का मालूम नहीं अपने को होते कि अपन प्रोसेस तो नहीं देखे ना, लेकिन एनसीईआरटी से बोलते कि अर्ली स्टेजेस में, क्या में अर्ली स्टेजेस, यानी जब पूरी बॉडी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई, बनी नहीं हुई, कई सारे सेल बनना बाकी है ना, उस टाइम पर ही कर लेंगे, बिल्कुल ऑर्गन नहीं बने। तो सबसे बढ़िया कब रहेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, है ना, जब 2-4 सेल ही बने। अब 2-4 सेल डिफेक्ट होंगे भी तो क्या खत्म हो जाएंगे, बाकी सारे सेल तो अच्छे आएंगे वो, है ना, ऐसा। या फिर अगर ज़्यादा भी सेल बने होंगे, चलो मान लो 2-3 हज़ार सेल बने, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ सेल रहते बॉडी के अंदर, तो मम्मी को कैसा क्या पता चलेगा, क्या पता नहीं चलेगा, किसको भी पता नहीं चलेंगे, तो पता नहीं चलने वाला है ना। माँ बाप से आने वाली बीमारी है, तो माँ बाप पहले वो हो जाते, होशियार हो जाते। हाँ, अगर नहीं भी हुई, चलो मान लो ऐसे बीमारी उनको मालूम नहीं, हाँ, अगर वो एमनियोसेंटेसिस कराएंगे तो ही मालूम पड़ेगा,
समझ रहा? लेकिन मैंने बताया तुम्हारे को कि ज़रूरी थोड़ी कि हर दूसरा पैदा होने वाला बच्चा एडीए डिफिशियंसी से पैदा हो रहा है, नहीं ना, एकाध दो होंगे ना, और होगा भी तो फिर वो डेड होगा, वो एक बच्चा मरेगा, लेकिन इतने सारे बच्चे तो नहीं मरेंगे। अपनी कंट्री में बैन करने के बजाय कि लोगों की सोच थी, वो दूसरी कंट्री में बैन क्यों नहीं, एमनियोसेंटोसिस दूसरी कंट्री में बैन नहीं, इनका तो बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे, क्या बैन करेंगे, लड़का हो गया लड़की हो। चलो ठीक है। हियर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल, जीन क्या करी जाती है, पर्सन के सेल में डाली जाती है, एंड टिश्यू टू ट्रीट डिजीज, है ना, ट्रीट करने के लिए डिजीज के। आप कैसा डालते हैं, जीन डालते हैं। बिल्कुल अच्छी वाली जीन, खराब निकाल के अच्छी जीन डाल देते हैं। करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक, देखो करेक्शन कैसा होगा, एक नॉर्मल जीन उठाएंगे, उसको निकाल के ये जीन डाल देंगे उसमें, बस इतना करना एम्ब्रियो के अंदर, पर्सन और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन, ताकि ये अच्छी जीन जाकर काम संभाल ले और वो नॉन फंक्शनल जीन उससे कोई फर्क ना पड़े फिर, है ना। ये क्या बोलो, कंपनसेट यानी अब ये खराब जीन है ना, तो उसको हटाकर उसकी जगह पे कुछ लगाना पड़ेगा ना। कंपनसेट करना बोले तो जनरली पे करना होता, हक अदा करना, पे करना, उसका हक अदा मुआवजा देना। हाँ, तो भाई वो जो कर रही थी उसको हटा के उसके जरिए ये लगा दे, भाई तेरे चल तू पे नहीं कर पा रही है, ये काम कर लेंगे, तू काम नहीं कर पा रहा है, ये काम कर लेंगे। कौन, चलो तू ये वाली जो जीन थी, जो डिफेक्टिव जीन थी, वो तो क्या करेंगी, नॉन फंक्शनल जीन है, तो उसके बदले तुमने अच्छी जीन लगा दी है, तो उसका काम ये कर देंगे, उसके बदले का ये पे कर, बोलते ना तो मेरे बदले तू दे दे आज पैसे, चाय पीने गए तो बोलते मेरे बदले दे दे आज, मेरे पास है नहीं, कंपनसेट कर दिया इसने, तो उस तरीके से ये उसके बदले का काम कर रहे हैं, किसके, नॉन फंक्शनल जीन के बदले। करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। बात समझ में आ रही है क्या कुछ? अब यहाँ से तुम्हारे तरीके चालू होंगे किसी भी जेनेटिक डिसीज को ट्रीट करने के। कितने तरीके, पहले तो बोल दिया उसने क्या कि ये क्या होता है, जीन थेरेपी क्या होता है। अब यहाँ पर ख़त्म करेंगे और बोलेगा कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको तरीके क्या क्या है डिजीज को ट्रीट करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज, अभी देखो अभी केस स्टडी बता रहा आपको, है ना, कब हुई थी, 1990 में, ये पूछा हुआ ईयर 1990 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ ईयर याद रखना, 1990s, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलीली के 70, ठीक है। चलो तो 4 ईयर, कितने साल की बच्ची थी, 4 साल की, है ना। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990s टू अ 4-year-old गर्ल विथ एडिनोसिन डीअमाइनेज ADA डिफिशियंसी थी। अब ऐसा नहीं कि सारा के सारा जिसको ADA डिफिशियंसी उसको ये दे सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। ये बच्ची को पर्टिकुलरली क्या थी, ADA डिफिशियंसी थी। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, ठीक है, एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए, ठीक है। द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन, तो डिलीशन पूछ लेगा, बोलेगा इंसर्शन बढ़ा देगा तुम्हारे को, फिर कुछ भी दे देगा, इंसर्शन बोलेगा, फिर बोल सकता है क्या म्यूटेशन बोल देगा, कुछ भी बोलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होना वर्ड डिलीशन, कट गई थी उसके, है ना। तो इंसर्शन बोलेगा तो भी गलत है, उसने अगर एडिशन बोल दिया तो भी गलत है, उसने अगर बोल दिया क्या सब्सटीट्यूशन बोल दिया तो भी गलत है। क्या बोला, डिलीशन यानी कट जाना, हाँ सब्सट्रैक्शन या डिलीशन बोल सकते जो एडेनोसिन डायमाइनेज बना रही थी वो जीन, हाँ, तो उसमें कुछ ना कुछ डिलीशन है, पूरी जीन होना खत्म जरूरी नहीं है। हाँ, डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ, हाँ डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडेनोसिन डीअमाइनेज, वो जीन ही हट गई थी या फिर थोड़ा बहुत कुछ हट गया होगा, तो बस ठीक है। चलो, बन नहीं पा रही। इन सम चिल्ड्रन, कितने में कुछ बच्चों में बोलते हैं, क्या बोला, इन सम चिल्ड्रन ADA डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो। अब देखो कुछ बच्चों में कैसा ट्रीट करते हैं अपन उसको, बोन मैरो, ओके, बोन मैरो सेल निकालते, क्योंकि बोन ब्लड के सेल्स रहते हैं ना, बोन मैरो में क्या बनता है, ब्लड बनता है, तो उसके सेल निकालेंगे तब, ठीक है। चलो देखो कैसा करते हैं, देखो इन सम चिल्ड्रन ADA डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बार बार नली का गूदा निकाल के बदल के करो, फिर नली का गूदा बदल देंगे तुम, अच्छा गूदा यानी जो वो सेल्स थे वो निकाल लिए और नली का अच्छा गूदा डाल दिए, तो नली के गूदे में जो सेल्स है वही तो बनाते ना, बोन मैरो के सेल ही तो ब्लड बनाते, तो वो अच्छा वाला बनाएंगे। हाँ, इम्यूनोलॉजिकली क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा, एक्टिव रहेगा दिन तक, फिर और हाँ, तो फिर जब तक क्यों बनाएंगे, कुछ दिन लिमिट रहती है, 120 दिन RBC की लिमिट है, WBC उससे भी कम है, तो उतने दिन तक रख सकते हैं ना, रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो फिर हमने क्या कर दिया, नहीं तो सेल तो मेच्योर हो जाएंगे ना, देखो जो सेल बनाएंगे हमेशा तो रहने वाले, कोई भी बॉडी के सेल, हाँ नहीं बोन मैरो नहीं बनाएंगे ना,
बोन मैरो डाल दिया तुमने तो उसको कुछ दिन तक ही डाल सकते हो। हाँ फिर मैंने निकाल लेना पड़ेगा। देखो ना अभी सुनो अभी पूरा। चलो पहले पढ़ लेते फिर बाद में बोलता हूँ। In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation. In other, it can be treated by enzyme replacement therapy. डायरेक्ट इंजेक्शन से एंजाइम दे दो, खत्म। तुमको ये बता रहा देखना नंबर वाइज है ना। सबसे पहले क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, याद रखना है सारे, है ना। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन पहला। दूसरा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी पहला। उसके बाद एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसके बाद इन विच फंक्शनल एडीए इज, यानी एक एंजाइम, एडीए एंजाइम है ना भाई, जैसे इंसुलिन दे देते हैं अपन इंजेक्शन के जरिए, वैसा एडीए दे दो, ठीक है। इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। बट ये दोनों भी, द प्रॉब्लम विद बोथ दीज अप्रोचेस, अगर तुमने ये दोनों भी करे, इतने आसान रहता तो फिर कोई कहेगा इतना जीन काटो ये हो, बस इंजेक्शन दिए खत्म। रोज 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 बोन मैरो छोड़ के नीचे के दो, बोन मैरो छोड़ के नहीं, बोन दो ही तो हुए ना, कहाँ तीन हो गए। इन सम चिल्ड्रन एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, या फिर किसी में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी एंजाइम दे देना, वाली एंजाइम काम नहीं करे तो ये दे दो। दैट मीन क्या होगा, इन फंक्शन एडीए इज ड्यू टू पेशेंट इंजेक्शन। कहाँ पर, उसके नीचे के लिए इसके आगे ऊपर अभी पढ़ रहे हैं उसको, आ रहे हैं ना अपन। विच फंक्शन सुनो तो यहाँ तो समझ में आया ना तुम्हारे, क्या अपन ने दो बोले, कौन कौन थे, एक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन इन दोनों के साथ में ये मसला था कि ये दोनों के दोनों भी क्या थे बोलो, इन विच फंक्शनल एडीए। अब देखो किसमें रिप्लेसमेंट थेरेपी बता रहा हूँ, इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू, इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। किसमें, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में, इंजेक्शन से एंजाइम दे दो। बिल्कुल। तो एक तुम्हारा मेथड हो गया बोन रिप्लेसमेंट, बोन ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो। दूसरा हो गया एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें इंजेक्शन के जरिए तुमको एंजाइम दे दी जाती है, जिस तरीके से इंसुलिन का इंजेक्शन लेते, ठीक है। बट लेकिन क्या बोलते, द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव, पूरी तरीके से अच्छे नहीं होंगे, अच्छे इलाज नहीं होंगे। पूरी तरीके से इलाज नहीं होगा ना। तो इंजेक्शन जब कब तक रहेगा, एंजाइम जब तक है, जब तक एंजाइम यूज़ हो गई, एंजाइम खत्म हो गई तो फिर गया, है ना। चलो एज अ फर्स्ट स्टेप, अगर तुमने बोन मैरो की बात करें, बोलते सुनो बोन मैरो के बारे में थोड़ा डिटेल में, बस हाँ लेना पड़ता है ना रिपीटेड वे में, पीरियडिक टाइम पे, ऐसा जो भी रहता है उसका टाइम में, तो उस तरीके से बस वैसे ही ज़्यादा शुगर का इंजेक्शन है वैसे ही इसका भी इंजेक्शन रहेगा। एक तो वो इलाज होगा। दूसरा देखो जो बोन मैरो का बात करें अपन ने, एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जीन थेरेपी। बट हाँ देखो क्या बोला, हाँ एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जीन थेरेपी, lymphocyte from the blood of the patient are grown in a culture outside the body. A functional ADA-cDNA using retroviral is taken, introduced into the lymphocytes, which are subsequently returned to the patient. However, as these cells are not immortal, the patient requires periodic infusion of such surgically engineered lymphocytes. ये पहला होगा अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जीन थेरेपी, ये पहली कोशिश थी बोलते किसकी तरफ, जीन थेरेपी की तरफ। क्या देखो क्या करें अपन ने, जीन थेरेपी की तरफ पहली कोशिश कौन सी थी, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड। क्या निकाले, आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की तो पढ़ा है ना, लिम्फोसाइट है ना। तो आरबीसी क्यों नहीं निकाल सकते, उसके पास न्यूक्लियस ही नहीं, प्लेटलेट्स क्यों नहीं निकाल सकते, ये तुमको यहीं घुमा देगा वो बोल देगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी भी नहीं बोलने के हिसाब से अपने को लिम्फोसाइट ही बोलने का, लेकिन आरबीसी लिम्फोसाइट की पार्ट है ना, तो वो पार्ट है। लेकिन सॉरी हाँ डब्ल्यूबीसी का पार्ट लिखा है, हाँ डब्ल्यूबीसी भी नहीं बोलना है अपने को, ठीक है। आरबीसी तो है ही नहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल। आरबीसी क्यों नहीं है, क्योंकि आरबीसी के अंदर तो डीएनए नहीं रहता, न्यूक्लियस नहीं रहता ना उसमें। दूसरी चीज़ लिम्फोसाइट, सॉरी वो जो प्लेटलेट्स है वो क्यों नहीं, वो टुकड़े, सेल के टुकड़े हो, उसमें कहाँ से डीएनए आएगा, वो भी नहीं काम के। तो काम का क्या है फिर, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में भी जो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम क्या है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो वो निकाल लिए मतलब जिसको ये हुई चीज़ उससे निकाल रहे हैं ना, उस पेशेंट के निकाले जिसको ये हुआ ना प्रॉब्लम, उस पेशेंट के पहले 4 साल की लड़की। नहीं वो तो हो गया, उसने बोल दिया बस, इतना ही खत्म हो गया उसका। अब किसी भी पेशेंट में ऐसे ही करने वाले, बिल्कुल। तो क्या करें देखो, बट देखो यहाँ पर बोला फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी क्या थी, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन। पहले पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट निकालो, उसको ग्रो करो आर्टिफिशियल कल्चर के अंदर, जिससे अपन सेल ग्रो करते हैं, है ना, प्लांट वगैरह के सेल ग्रो करते हैं ना, उसी तरीके से ह्यूमन सेल भी ग्रो हो सकते हैं। बिल्कुल।
तो उसी तरीके से क्या हो सकता है बोलो, एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जीन थेरेपी लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी। लिम्फोसाइट निकालो और एक कल्चर में ग्रो करो, कहाँ पर, आउटसाइड द बॉडी। अ फंक्शनल एडीए सी डीएनए, क्या बोला, अ फंक्शनल एडीए, जिसका नाम क्या रहता, सी डीएनए, वो जो जीन रहती है एडीओ बनाने वाली, उसका नाम क्या रहता, सी डीएनए, यूजिंग अ रिट्रोवायरल वेक्टर, यानी इनको वायरल वेक्टर में यूज़ करते हैं। जो बोले थे हम कैंसर कॉजिंग वायरस रेट्रोवायरस बोलते थे, और एड्स का भी जो वायरस था वो रेट्रोवायरस ही था। एड्स का वायरस भी क्या था, रेट्रोवायरस था ना, क्या HIV था, हाँ, रेट्रोवायरस की फॉर्म थी वो भी, HIV छोटी ब्रांच होगी जो भी होगा, लेकिन रेट्रोवायरस तो था वो, कैंसर का भी वायरस रेट्रोवायरस ही। चलो एक जगह क्या बोला उसने, एक जगह कैंसर के अंदर बोला ये ऑन्कोजेनिक वायरसेस बोला, लेकिन बायोटेक में उसको ही रेट्रोवायरस बोल दिया, समझ रहे। अगर पूछता है अगर तुमको, हाँ स्पेशली पूछता है, अगर तुमको देखना पड़ेगा किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा हो, अगर उसने स्पेशली पूछता है कि कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर नोन एज, तो ऑन्कोजेनिक वायरसेस बोलना पड़ेगा। लेकिन वो बोलता है अगर डाइकॉट के बारे में कि भाई एनिमल के अंदर तुम किसके जरिए जीन डालते हैं, तो फिर तुमको रेट्रोवायरस बोलना पड़ेगा, जो कैंसर कॉज करता है। ये रेट्रोवायरस कैंसर कॉज करती है, ये एक ब्रांच है वायरस की, ठीक है, जिसके अंदर जिसको इस्तेमाल करके वो तो वो मालूम नहीं, वो ऑन्कोजीन कैंसर कॉज करता है, ऑन्कोजेनिक वायरसेस। हाँ क्योंकि ये दूसरा क्या बोल रहे थे, तो मैं बोल रहा कि जब सवाल आएगा तो तुमको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भाई तुमने जो है मैंने बोल दिया तुमको कि भाई रेट्रोवायरस कैंसर कॉज करता है, तो ऑप्शन में रेट्रोवायरस देगा तो तुम रेट्रोवायरस नहीं टिका सकते, हाँ ऑन्कोजेनिक वायरस ही बोलना पड़ेगा तुम्हारे को। हाँ। रेट्रोवायरस ही रहता है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर बायोटेक में क्या बोला पिछले सबक में, उसमें पुराने सबक में, कि रेट्रोवायरस कैंसर कॉज करता है, समझे, नहीं वो कहाँ बोल, ठीक है। तो देखो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक हो गया, इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हो गया था, इन विच फंक्शनल एडीए सी डीएनए गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, वो हो गया। बाय द प्रॉब्लम, यहाँ से नहीं, यहाँ पर अ फंक्शनल एडीए सी डीएनए, अ फंक्शनल एडीए यानी ऐसा फंक्शनल एंजाइम जिसके अंदर फंक्शनल एडीए, वो डीएनए क्या, वो क्या कहलाता है, सी डीएनए। देखो सी डीएनए क्या है, वो जीन है जो एडीए बनाएगी, सी डीएनए क्या है बोलो, वो जीन है जो एडीए बनाएगी। अ फंक्शनल एडीए सी डीएनए using a retroviral vector is then introduced into these lymphocytes, इन lymphocyte में डाली जाती है, फंक्शनल एडीए सी डीएनए, ये सीडीएनए अपनी कहीं से भी निकाल जाएगी, कैसे बनी, हाँ बिल्कुल, एक मैच्योर इंसान के इस बॉडी में से निकालो ना, जो बना किसकी बॉडी में से निकाल सकते हैं सी डीएनए, लेकिन वो क्या है, फंक्शनल एडीए, इस जो क्या करती है, फंक्शनल एडीए बनाती है, वो क्या है, सी डीएनए, उसको रेट्रोवायरस की मदद से वो क्या करें, उस लिम्फोसाइट में डाल दे रहे, वेक्टर बना उसको पीछे, बिल्कुल पूरी प्रोसेस पीछे की, इज देन इंट्रोड्यूस इनटू द लिम्फोसाइट, दिस लिम्फोसाइट व्हिच आर सबसीक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, क्या करो बाद में उसको पेशेंट को दे दो। हाउएवर लेकिन एज दीज सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, यानी ये हमेशा खत्म होने वाले सेल है, ऐसा एक मरतबा डाल दिया तो कभी लिम्फोसाइट खत्म ही नहीं होगी करें, नहीं, वो तो इम्यून सिस्टम से लड़ने में बेचारे वो तो मर जाएंगे ना यार। The patient requires periodic infusion of such genetically engineered lymphocyte. पेशेंट को बोलते हैं the patient requires periodic infusion, लगातार बार बार, है ना, the patient requires periodic infusion, बार बार देना पड़ेगा उसको, periodic infusion of such genetically engineered lymphocyte. However, if the gene isolated from the marrow cells, तो तुमने पहली कोशिश तो ये करे अपने, डायरेक्ट बच्चे पे नहीं चलेगा, पहले ये कोशिश थी अपने, ये फॉलो हो गया बढ़िया जम गया अपने घर पे, चलो ऐसा कर सकते, फिर क्या करे, फिर मैरो सेल्स देखो, हाउएवर इफ द जेनेटिक आइसोलेशन फ्रॉम मैरो सेल, जीन आइसोलेट, सॉरी इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूस एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर डाल देते अपन, इट वुड बी परमानेंट क्योर बन जाती, वो क्या बन जाती, फिर परमानेंट क्योर बन। देखो पहले क्या करा, पहले तुमको दो ऐसे फजूल तरीके बताए, पहला बताया एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और दूसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन बताया ये दोनों भी परमानेंट क्योर नहीं है, ख़त्म बात। फिर चालू करा उसने कि किस तरीके से अपन क्या करने वाले हैं, किस तरीके से क्या करने वाले हैं, जीन थेरेपी करने वाले। अगर एम्ब्रियो के टाइम एम्ब्रियो के बोन मैरो में एक सेल निकाल के अगर ये चीज़ कर लेते तो परमानेंट हो जाती है, बिल्कुल। सुना भी, पर मैं तुमको पूरा एक मतलब रिवाइज करा, सुनो। वो पूछेगा तुमको पहला सवाल कि कितने तरीके,
वो बोलेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है क्या, बिल्कुल है, तरीका है। वो पूछेंगे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है क्या, है। क्या बोले उसको पुणे, जीन थेरेपी है क्या, जीन थेरेपी है, ठीक है। और लिम्फोसाइट निकाल के डालना है क्या, है, वो भी है। और अगर वो पूछेंगे, अगर इसमें से क्वेश्चन आया कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट क्योर, तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं बोलेंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी नहीं बोलेंगे, लिम्फोसाइट निकालेंगे और वापस डालेंगे वो भी नहीं बोलेंगे। अगर तुमने बोला कि भाई इफ़ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल, ये लाइन की जो लास्ट की लाइन है वो परमानेंट है। अगर तुमने जो मैरो सेल से जीन निकाले उसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाल दी, देखो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और वो जो अपने लिम्फोसाइट का पड़े वो दोनों अलग अलग है चीज। बोन मैरो में पूरा गूदा बदल दिए बोलो, है ना। लिम्फोसाइट में तो तुम लिम्फोसाइट बदल रहे ना, हाँ, क्योंकि बोन मैरो बदलने पर क्या होगा कि बोन मैरो फिर तुम्हारा अच्छे सेल बना के दे देंगे। तुमने किसी जेनेटिकली बोन मैरो को इंजीनियर करके नहीं डाले, एक नॉर्मल बोन मैरो तुमने डाल दिया उसके बोन में, तो वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। लेकिन ये जो चीज़ है ये तुमने इसमें बायोटेक का इस्तेमाल कर, ये पहली स्टेप थी, ये ना जीन, ये जो नहीं जीन तुमने लिम्फोसाइट निकाले एक इंसान की बॉडी से, उसको अच्छा डीएनए डाल दिया उसके अंदर, cDNA उसको ग्रो कराया वापस डाल दिया, यही जीन थेरेपी है। लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है, जीन थेरेपी है ये, दिस इज़ नॉट अ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, याद रखना। बोन मैरो में गूदा बदल देंगे, तुम नली का गूदा निकालो झटको, खाने का नहीं उसको, बोन मैरो की इतनी लाइन है बस, गूदा दिमाग में आ रहा है तुम्हारे बहुत देर से। बोन मैरो की बस इतने से खत्म होगा। हाँ, नली के अंदर जो कुछ भी रहता है ना वो निकाल देना है, उसको ट्रांसफर कर देना, दूसरा डाल देना है, इसको बोलेंगे बोन मैरो। लेकिन लाइन वाली है। हाँ, जो नीचे का जो बोला भी कि लिम्फोसाइट निकालना, दिस इज नॉट अ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ये लिम्फोसाइट बोन मैरो बनते ना, लिम्फोसाइट ब्लड के सेल है सारे, ऑल ब्लड सेल्स आर फाउंड इन बोन बोन मैरो, सारे के सारे ब्लड सेल बोन मैरो में बनते उसमें वो। लेकिन तुम लिम्फोसाइट निकाल रहे हो, उसको जेनेटिकली इंजीनियर करे और फिर डाल रहे, तो ये तुमको बार बार ब्लड में डाले, तुमने ब्लड से निकाले ब्लड में डाले। बोन मैरो कोई क्लास ही नहीं है। हाँ, ये भी कम्प्लीटली क्यूरेबल है, तुमको देते रहो फिर इंजेक्शन के जैसे, वो भी इंजेक्ट करते रहो बॉडी के अंदर, ऐसा है। ये चीज़ अगर अपन एम्ब्रियो स्टेज में कर लेते हैं, हाँ, तो बढ़िया हो जाता हो। एम्ब्रियोनिक स्टेज अभी तुम्हारा बनने का ये पूरा, तुमने क्या करे अभी कर ली। देखो क्या बोला, इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो सेल्स, बोन मैरो सेल्स से जो जीन मिली अपने को, प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में तुम अगर सेल में डाल देंगे तो सोचो वो सेल डिवाइड कर पूरी बॉडी बनाएंगे, और वो पूरी बॉडी के अंदर खुद ब खुद जीन चले जाएंगे। डिफेक्टिव जीन रहेगा ही नहीं। हाँ, डिफेक्टिव जीन बॉडी में मतलब रहेंगे। ये जो प्रोड्यूस हो रहा है ये मतलब ये फिश याला cDNA रेट्रोवायरस ये करके वैसा बना उसको, तो वो एक नॉर्मल है, एक आम इंसान जैसे अपने को होगा, अपने को मालूम पड़ा था अपने को, तो वो निकला डिजीज, मान के चलो अभी तुम्हारा डिजीज हो गया, तो अब तुम अब जाते एक काम करो, मैं छोटा हो जाता थाली को एम्ब्रियोनिक स्टेज में आता करके आता महिला, ऐसा होगा क्या, नहीं हो सकता ना यार। तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा लिम्फोसाइट निकालेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर करेंगे, तुमको देते रहेंगे। और फिर तुम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराओ तो वो उसमें बहुत खतरनाक हड्डी का गूदा निकाल के, हड्डी झटकने को अपनी इतनी मेहनत लगती है, सोचो अपनी हड्डी का गूदा निकाल के बदलने में कितनी तकलीफ होगी, बहुत खतरनाक प्रोसेस है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट मामूली। ये अच्छा है अपना को ना, लिम्फोसाइट निकालो, जेनेटिकली इंजीनियरिंग करो, ये साइंटिस्टों का दिमाग का खपाई, अपना क्या है उसके अंदर, तकलीफ ज़्यादा होती नहीं, डाल दो, इंजेक्ट कर लो, या फिर वो अपनी इंजेक्शन ले लो सीधा, सबसे बढ़िया तो वही रहेगा अपने लिए। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट अ कौन सा जो पिक्चर है ना बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में कंप्लीटली क्योरेबल है? नहीं है, सिर्फ कम्प्लीटली क्यूरेबल पर तो बस एक ही लाइन टिकाना है, सबसे नीचे वाले, वही तो बताया ना तुम्हारे, सबसे नीचे वाली। इफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल, जो अच्छी जीन तुमको मिली वो तुमने एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाल दी, जैसे मान लो 4 सेल बने तुमने डाल दी, अब 4 से 4 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन सेल बनेंगे तुम्हारी बॉडी के अंदर, तो सारा के सारे पास में अच्छी जीन रहेंगे, और 3 सेल जो रहेंगे वो तो जब भी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। समझ में आया पूरा टॉपिक। फिर इससे श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे नीट, घुमा के एकदम खतरनाक बना के एकदम पीछे चीज़ें यही रहेंगी, लेकिन लाइन ऊपर नीचे करके तुम्हारे को डीप पूरा कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे। समझ में है ना, 3 चीज़ें कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, कौन सी? सबसे पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, उसके बाद दूसरी बोला उसने एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी नॉट, और बड़े आदमी की बॉडी से इंसान लिम्फोसाइट निकालना, उसको इंजीनियर करना और वापस डालना, ये भी कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। लेकिन अगर यही काम तुमने लिम्फोसाइट को यानी जो जीन डालने का जो काम कर रहे थे, लेकिन ये जेनेटिक, ये जीन थेरेपी का पार्ट है कि नहीं, बोलो, वो पूछा ना तुमको क्या बताओ, इन लिम्फोसाइट निकाला और डाल दिया, तो ये जीन थेरेपी का पार्ट है क्या? है, जीन थेरेपी का पार्ट है ये, है ना, ये कंफ्यूज करेंगे। और अगर वो बोला हालांकि इसमें जीन का कुछ भी आ रहा नहीं, हाँ, लेकिन वो बोलेंगे, अब बोलो इसमें से कौन सा जीन थेरेपी का पार्ट है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर वो तुम्हारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, वो दोनों है क्या? नहीं, वो दोनों भी नहीं है, याद रखना, बोन मैरो भी जीन थेरेपी का पार्ट है क्या? बोलो, और मेरा भी जीन थेरेपी में पढ़ रहे हैं, देखो पार्ट सुनो इसका पार्ट नहीं है, पर पढ़ तो उसमें
जीन थेरेपी बोले तो किसी जीन को दुरुस्त करना, हाँ उसके 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 दुरुस्त करने के तरीके अलग है। किसी का सेल निकाल के उसको तुमने देखी नहीं, करेक्शन ऑफ जीन करने को जीन थेरेपी बोल रहे हैं ना, ये तो दो इलाज है उसके। ये उसकी जैसे एक इलाज, एक बीमारी है जैसे कैंसर, तो कैंसर के अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकते हैं, लेकिन रेडियोग्राफी जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट और मशीन से ही होगा। कैंसर के बहुत सारे ट्रीटमेंट है, तो ऐसे ही इस डिजीज के बहुत सारे ट्रीटमेंट है, जैसे इंजेक्शन देना, अब उसमें कौन सी जीन थेरेपी होगी? मतलब ये ट्रीटमेंट बोल सकते हैं इन दोनों हाँ, इन दोनों को ट्रीटमेंट बोल सकते, इन दोनों को जीन थेरेपी नहीं बोल सकती। यहाँ पर तो बोला ना, दिस एज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी, ये थी, यहाँ से चालू हुई तुम्हारी जीन थेरेपी, समझ रहे बात? लिम्फोसाइट निकाल के। हाँ, यानी ये टॉपिक बराबर दिया नहीं उसने, लेकिन बहुत खतरनाक घुमा सकते हैं इसमें, ठीक है? ऐसा बोल सकते हैं ना। हाँ, लिम्फोसाइट निकाल वाली वो पहली जीन थेरेपी, पहली, और वही लिम्फोसाइट निकाल के एमजीओ में करे तो वो तुम्हारी परमानेंट क्योर जीन थेरेपी। लेकिन जो पहला है वो दोनों इलाज पहले दोनों जीन थेरेपी नहीं, बस इसे याद रखो तुम, ठीक है? कौन से पहले दोनों जीन थेरेपी नहीं है, वाली नहीं है हाँ, और बोन मैरो वाले भी नहीं है, लेकिन ये दोनों भी, नीचे वाली दोनों भी है। अगर तुम चाहे बड़े में डालो या छोटे में, अगर जीन को दुरुस्त कर रहे हो तो जीन थेरेपी हो जाएंगी। और कंप्लीटली क्यूरेबल कौन है ये भी तुमको अच्छे से याद रखना है।